हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स 1870s to 1947। क्वेश्चन नंबर 1 to 9। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाई वर पीपल डिससैटिस्फाइड विथ ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s। 1870s और 1880s में लोग जो थे ब्रिटिश रूल से क्यों डिससैटिस्फाइड थे, डिससैटिस्फाइड क्यों थे, असंतुष्ट क्यों थे। तो बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से लोग जो थे वो ब्रिटिश रूल से वो डिससैटिस्फाइड थे। आइए देखते हैं क्या रूल्स, क्या वजहें थी जिनकी वजह से लोग जो थे वो ब्रिटिश रूल से असंतुष्ट थे। कॉजेज ऑफ वाई पीपल डिससेटिस्फाइड विथ ब्रिटिश रूल इन 1870s एंड 1880s। देयर वर अ लॉट ऑफ एंगर अमंग द पीपल बिकॉज द ब्रिटिश वर ऑक्यूपाइंग द लाइव्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द पीपल हियर। लोगों में रोष इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश रूल्स जो थे, उन्होंने लोगों की लाइफ पर, लोगों के रिसोर्सेज पर को ऑक्यूपाई कर रखा था, उस पर अपना कब्जा कर रखा था। इस वजह से लोगों में एंगर जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसके बाद हम देखते हैं 1878 में आर्म एक्ट आ गया, जिसके तहत जो इंडियंस हैं वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते। पहले लोगों के पास हथियार थे, अब वो अपने पास कोई हथियार नहीं रख सकते। ये एक्ट आने की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी एंगर आ गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया, इसके तहत कोई भी इंडियन प्रेस जो है, कोई भी इंडियन प्रेस अगर वो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन के अगेंस्ट कोई भी खबर छापता है, कोई भी न्यूज़ अगर वो छापता है जो कि उनके अगेंस्ट है, तो इसके एवज में वो क्या करेंगे कि उनके प्रेस को और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, उसे वो ले लेंगे अगर कोई भी उनके अगेंस्ट कोई चीज़ अपने न्यूज़पेपर में वो प्रिंट करवाता है। 1883 इसके बाद आता है 1883 एल्बर्ट बिल, जिसके तहत इंडियन जो जज हैं वो भी ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस पे मुकदमा चला सकते हैं, उनके लिए वो मुकदमा चला सकते हैं। ये रूल इसलिए लाया गया जिससे कि लगे कि ब्रिटिश जज जो हैं और इंडियन जज हैं एक बराबर हैं, इसलिए ये रूल लाया गया। लेकिन ये रूल आने के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, जिस वजह इसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया, जिसकी वजह से ये रूल जो है वो वापस ले लिया गया कि इंडियन जज भी ब्रिटिशर्स और यूरोपियन के खिलाफ मुकदमा चला सकेंगे। ये रूल वापस हो गया। ये रूल वापस होते ही इंडियंस जो हैं उनमें काफ़ी रोष आ गया, वो काफ़ी एंगर हो गए, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया। तो ये सारी वजहें थी जिसकी वजह से 1870s और 1880s में हम देखते हैं कि लोग जो थे ब्रिटिश रूल से काफ़ी डिससैटिस्फाइड थे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, Who did the Indian National Congress wish to speak for? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बोल रही थी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके पक्ष में बोल रही थी, किसके फेवर में बोल रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक वर्ड से जुड़े थे, उनकी एक धारणा थी सार्वजनिक, मीन्स पब्लिकली। जो कुछ भी है वो पब्लिक के लिए, उनके जो एम है वो पब्लिक के लिए, उनकी जो सोच है वो पब्लिक के लिए, उनके जो काम होंगे वो पब्लिक के लिए होंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इसी धारणा से जुड़ी थी कि जो कुछ भी है वो पब्लिक के लिए, उनके जो एम होंगे, उनके जो काम होंगे पब्लिक के लिए होंगे। आइए समझते हैं कि वो किसके पक्ष में बोल रहे थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, he used to describe his goal as the goal of the people of India। उनके जो गोल हैं, उनका मानना था कि उनके जो गोल हैं वो इंडिया के लोगों के गोल हैं। According to him, his goal were not aimed at any particular area, community or class. They were for everyone। उनके अकॉर्डिंग जो उनके गोल हैं वो पर्टिकुलर किसी एरिया, कम्युनिटी, क्लास के लिए ना होके उनके गोल जो हैं वो सभी के लिए हैं। He believed was that the Indian people should have the freedom to make their own decision। उनका वो विश्वास करते थे इस बात में कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। तो जो उनके काम थे, जो उन्हें आवाज़ उठानी थी, वो इंडिया के लोगों के लिए वो आवाज़ थी, मतलब पब्लिकली, सार्वजनिक, सभी के लिए, पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं, या किसी कास्ट या फिर किसी कम्युनिटी पर्टिकुलर उनके लिए नहीं, वो सभी के लिए जो आवाज़ थी
वो सभी के लिए थी। तो और उनका विश्वास था कि जो इंडिया के लोग हैं उन्हें अपने फैसले खुद ही लेने चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हम देखते हैं इंडिया की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, डिफेंस पे जो खर्चे हो रहे थे उसे उन्हें बैलेंस करना था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअली लोगों की जो इनकम थी, लोगों के बिजनेस के जो प्रॉफिट थे उस पर उन्होंने टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर आ रहा था, मिलिट्री खर्चे आ रहे थे और युद्ध में जो सप्लाई जा रही थी उसको उन्हें बैलेंस करना था, वो सारी कीमतें उन्हें चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें थी उनके रेट बढ़ा दिए। अब देखिए जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो चीज़ें थी, मिलिट्री की ज़रूरत की चीज़ें थी और जो खर्चे आ रहे थे उसे बैलेंस करने के लिए उन्होंने पहले तो यहाँ इंडिविजुअली लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया, उसके अलावा चीज़ों की कीमतें भी काफ़ी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की हालत जो थी, लोगों की जो आम इंसान थे उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि खर्चे जो काफ़ी बढ़ गए और टैक्स जो था वो भी बढ़ गया। इस वजह से लोगों की कंडीशन जो थी वो काफ़ी बुरी हो गई। लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ फ़ायदे भी हुए, काफ़ी प्रॉफिट हुआ। वो क्या था वो हम समझते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो चीज़ें हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रही थी उनका इंपोर्ट होना बंद हो गया। उनके इंपोर्ट होना बंद होने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। पहले लोग क्या थे, इंडिया में लोग इंपोर्ट हुई चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। इस टाइम में क्या हुआ, जब इंपोर्ट होना चीज़ें बंद हो गई तो फिर यहीं की चीज़ें लोग यूज़ करने लगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, इसका फ़ायदा हुआ कि जो हमारे यहाँ चीज़ें थी, चीज़ों की डिमांड अदर कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से चीज़ें क्या होने लगी, एक्सपोर्ट होने लगी। तो एक तो इंपोर्ट होना, हमारे यहाँ चीज़ें बंद हो गई, लोगों ने अपनी चीज़ें ही यूज़ की, उसके अलावा बाहर भी चीज़ों को भेजने लगे, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जो थे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखने लगी और लोगों का बिजनेस जो है वो इस वजह से बढ़ने लगा। जैसे हमने देखा कि जूट बैग, कॉटन, रेल के सामान, ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में देखी कि इन चीज़ों की डिमांड जो थी वो बढ़ गई। पहले क्या था, इन चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट की हुई चीज़ों से हमारी रेल की पटरियाँ और ये सारी चीज़ें बन रहे थे। अब क्या है, अब यहीं की चीज़ें यूज़ होने लगी तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो खुलने लगी, यहाँ की चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी और अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए काफ़ी खुलने लगी। आइए अब हम आंसर देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर altered the economic and political situation in India. It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individual income and business profit. Increased military expenditure and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices. The war created a demand for industrial goods, jute bag, cloth, rail, and caused a decline of imports from other countries into India. So Indian industries expanded during the war and Indian business groups began to demand greater अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। उसकी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो लोगों के लिए काफ़ी खुलने लगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर। मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन 1940 की मांग क्या थी, डिमांड क्या थी। तो जो 1940 का मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था उसकी क्या डिमांड थी वो हम समझते हैं कि 1940 में मुस्लिम लीग ने कंट्री के यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जो एरिया था उसमें मुस्लिमों के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करते हुए उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया जिसमें कि डिमांड थी कि मुस्लिमों के लिए जो इंडिया का ये पार्ट है जिसकी यहाँ बात हो रही है, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है, एरिया जो है, वो मुस्लिमों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में दे दिया जाए। याद रखिएगा कि इस समय 1940 तक उन्होंने सिर्फ एक अलग स्टेट की डिमांड की थी, पाकिस्तान या पार्टीशन की डिमांड नहीं की थी। 1940 मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव था, रिजोल्यूशन था, उसमें तब तक उन्होंने
पार्टीशन या पाकिस्तान की बात नहीं की थी, उस तब तक उन्होंने मुस्लिमों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की थी। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं। मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द country. The resolution did not mention partition और पाकिस्तान। इस रिजोल्यूशन में मेंशन कहीं भी नहीं था पाकिस्तान या पार्टीशन का, तब तक सिर्फ अलग स्टेट की डिमांड उन्होंने की थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हु वर द मॉडरेट्स, हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉडरेट्स कौन थे और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया। तो मॉडरेट्स कौन थे, पहले हम ये समझेंगे। मॉडरेट्स कौन थे, कांग्रेस पार्टी के अर्ली लीडर्स जो थे मॉडरेट्स थे, जो कि पब्लिक और ब्रिटिश रूल के बीच एक कड़ी का काम करते थे कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ तक पहुँचाना और उन्हें सॉल्व करवाना, ये उनका पब्लिक की डिमांड, पब्लिक की जो ज़रूरतें थी, पब्लिक की जो मांग थी, वो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स थी वो वहाँ तक पहुँचाना और उन्हें सॉल्व करना, ये इसका काम करते थे। ये इनमें जो कांग्रेस के अर्ली लीडर्स जो थे, जो कि मॉडरेट्स कहे गए, उनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब लीडर्स थे जो कि मॉडरेट्स थे। अब मॉडरेट्स ने किस तरह से स्ट्रगल किया, करना चाहा, वो हम समझते हैं। द अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी वर मॉडरेट्स। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो मॉडरेट लीडर्स थे वो पब्लिक को अवेयर कराना चाहते थे, किससे, ब्रिटिश रूल का जो अनजस्ट नेचर, अन्यायपूर्ण जो उनका नेचर था उससे। क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स जो थे या ब्रिटिश रूल्स जो थे, उनमें कई चीज़ें ऐसी छिपी थी कि लोगों को सामने से लगता था कि ये चीज़ें उनके भले के लिए है, लेकिन उसके पीछे की चीज़ें वो नहीं जानते थे कि उन चीज़ों से उन्हें नुकसान है। तो उससे ये पब्लिक को अवेयर कराना चाहते थे। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश कराए, आर्टिकल्स लिखे, जिससे कि लोगों को वो बता सकें कि जो ब्रिटिश रूल्स हैं वो कंट्री की इकोनॉमिक बर्बादी किस तरह से कर रहे हैं। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि स्पीच दिए, भाषण दिए जगह जगह पे, और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने अपने पब्लिक ओपिनियन के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द ideals of freedom and justice, so they would accept the just demand of Indians। साथ ही वो ये भी फील करते थे, उन्हें लगता था कि हाँ वो कंट्री के इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसे बर्बाद करे, इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, उनका जो व्यवहार है कंट्री के साथ, नेचर जो है वो बुरा है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी फील करते थे कि लोगों के फ्रीडम और जस्टिस के जो आदर्श हैं उसका वो रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए कंट्री के जो लोग हैं, उनकी जो कंट्री के लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो उन तक पहुंचानी चाहिए। जो उचित डिमांड्स होगी उसे वो तभी मानेंगे। एंड सो दे would accept the just demands of Indians, what was necessary, जो जरूरी चीज़ है, therefore was to express these demands and make the government aware, गवर्नमेंट को अवेयर कराया जाए लोगों की, इंडियंस की जो फीलिंग्स है और डिमांड्स है, तो उसकी वो रिस्पेक्ट करेंगे और उस चीज़ को वो मान सकेंगे। तो इन्होंने किस तरह से इसके लिए ब्रिटिश रूल्स जो था उसके अगेंस्ट इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया कि इन्होंने लोगों के बीच में लोगों को अवेयर कराया, जो उनका नेचर, जो ब्रिटिश रूलर्स का नेचर था, कि किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इकोनॉमी को, लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स जो थे वो पब्लिश कराए, आर्टिकल्स लिखे, जिससे कि लोगों को ब्रिटिश रूलर्स के जो तरीके हैं उसके बारे में पता चल सके, लोग अवेयर हो सकें कि ब्रिटिश रूलर्स जो हैं वो किस तरह से हमें और हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका ये भी मानना था कि अगर हम अपनी फीलिंग्स जो हैं, अपनी डिमांड्स जो हैं उनके सामने रखते हैं, तो जो उचित डिमांड्स होंगी उन्हें वो मानेंगे भी। तो इस तरह से उन्होंने मॉडरेट्स जो थे कौन थे ये भी हमने देख लिया, और मॉडरेट्स जो थे वो उन्होंने ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट किस तरह से स्ट्रगल किया वो हमने
दिखा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स दोनों की पॉलिटिक्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे थी। चलिए समझते हैं कि कैसे। मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स जो है, जैसा नाम से हम समझ सकते हैं, गर्मपंथी और नरमपंथी। रेडिकल्स गर्मपंथी एंड मॉडरेट जो नरमपंथी हो। नरमपंथी मतलब जो चीज़ों को पीसफुली सुलझाना चाहे, गर्मपंथी चीज़ों में उग्र हो जाने वाला, क्रांतिकारी तरीके से चीज़ों को सुलझाने वाला, वो हो गया गर्मपंथी। अब दोनों की पॉलिटिक्स में डिफरेंट कैसे हैं, आइए समझते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स। द रेडिकल्स बिलीव्ड इन मिलिटेंट एंड रिवॉल्यूशनरी मेथड while moderates यूज पीसफुल मेथड। जो रेडिकलिस्ट थे वो बिलीव करते थे किसमें, रिवॉल्यूशनरी एंड मिलिटेंट मेथड में, चीज़ें उग्रवादी और क्रांतिकारी मेथड में वो विश्वास करते थे। और वहीं जबकि हम देखें मॉडरेट्स जो थे वो पीसफुली चीज़ों को सुलझाने में विश्वास करते थे, पीसफुली मेथड में वो उनका विश्वास था। द रेडिकलिस्ट थॉट दैट द ब्रिटिश वुड नॉट एक्सेप्ट देयर डिमांड्स विदाउट एनी प्रेशर। रेडिकलिस्ट जो थे उनका थॉट क्या था कि उनकी जो डिमांड है उसे ब्रिटिश जो हैं वो बिना किसी प्रेशर के उन्हें नहीं मानेंगे। द मॉडरेट्स थॉट दैट द गवर्नमेंट वुड डिमांड देयर जस्टिस डिमांड। जो उनका मानना था कि जो जस्टिस डिमांड होगी, जो उचित डिमांड होगी, उसे गवर्नमेंट मानेगी। रेडिकलिस्ट जो थे उनका क्या मानना था कि जो डिमांड होगी वो बिना प्रेशर के नहीं मानी जा सकती। और मॉडरेट्स का क्या मानना था, क्योंकि वो नरमपंथी थे तो उनकी सोच उसी के अकॉर्डिंग थी। उनका मानना था कि गवर्नमेंट जो है उचित मांगों को मानेगी। जैसा कि अभी हमने पहले के भी क्वेश्चन में देखा कि उनकी सोच थी, उनको ये लगता था कि अन्यायपूर्ण तरीके से अन्याय किया जा रहा है इंडियंस के साथ, लेकिन साथ ही उनका ये भी मानना था कि अगर अपनी फीलिंग्स, अपनी डिमांड्स उनको बताई जाएगी, जो उचित डिमांड होगी उसे गवर्नमेंट जो है वो मानेगी। तो यही उनमें अंतर था कि मॉडरेट्स जो थे उनका मानना था कि चीज़ें जो उचित डिमांड्स होंगी उन्हें मान लिया जाएगा, और जबकि रेडिकल्स जो थे उनका मानना था कोई भी डिमांड जो है बिना प्रेशर के नहीं मानी जा सकती। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। जो स्वराज की डिमांड के लिए जो रेडिकलिस्ट थे उनका क्या मानना था, रेडिकल्स जो थे उन्होंने बायकॉट किया, जो ब्रिटिश गुड्स थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, उनका उन्होंने बायकॉट किया। और उनमें से कई ऐसे थे जिनका की मानना था कि रिवॉल्यूशनरी वायलेंस जो है, ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए रिवॉल्यूशनरी वायलेंस जो है वो ज़रूरी है। Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने के लिए रिवॉल्यूशनरी वायलेंस जो है वो ज़रूरी है। कुछ का ये मानना था जो कि रेडिकल्स थे, और मॉडरेट्स जो थे वो अपना काम शांति से करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं तो उसको वो अगर जो उचित बातें होंगी उसको गवर्नमेंट मान सकेगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हाउ डिड पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वेरियस फॉर्म डिस्कस करना है किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इंडिया में चला, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वो उसने किस तरह के रूप लिए, इसे डिस्कस करना है। और गांधी जी, हाउ डिड पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी को लोग किस तरह से समझते थे। तो गांधी जी जिन्होंने असहयोग आंदोलन जब चलाया, लोगों को लगा कि लोग जो थे ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो लोगों को लगा ये असहयोग आंदोलन उन्हीं के लिए चला है। तो जिसकी जो प्रॉब्लम थी, जिसकी जैसी प्रॉब्लम थी, वो अपनी प्रॉब्लम के साथ उस आंदोलन में आ गया। उन्हें लगा कि ये आंदोलन जो है वो उन्हीं की प्रॉब्लम्स के लिए चलाया गया है। अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये आंदोलन जो है उसने किस तरह के रूप लिए, आइए देखते हैं। इन खेड़ा गुजरात, पाटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। खेड़ा जो कि गुजरात में है, वहाँ पर जो पीजेंट थे उन्होंने नॉन वायलेंस, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट उन्होंने नॉन वायलेंट आंदोलन उन्होंने चलाया, जिसमें कि उनका आंदोलन किस लिए था, जो हाई लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिशर्स लेते हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने नॉन वायलेंट आंदोलन चलाया। इन कोस्टल आंध्रा, इन इंटीरियर तमिलनाडु, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड।
कोस्टल आंध्रा जो था वहाँ और इंटीरियर तमिलनाडु में जो लिकर शॉप्स थी, लिकर शॉप्स जो थी उसे वहाँ पर उसकी घेरेबंदी कर दी गई। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट स्टेज नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। उन्होंने क्या वहाँ जो गुंटूर के जो ट्राइबल्स थे और जो पीजेंट थे उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने वहाँ उन्होंने फॉरेस्ट का सत्याग्रह चलाया, क्योंकि उनके जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे उनके जो अधिकार थे उसे गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश रूलर्स ने उसे बहुत लिमिटेड कर दिया था, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया। और इस दौरान वो उनके जो एनिमल्स थे उनकी ग्रेजिंग भी वो कभी कभी विदाउट पे कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि पहले क्या था, ये ट्राइबल्स वगैरह जो हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट में ही रहा करते थे, लेकिन ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया, इनके जो अधिकार थे फॉरेस्ट पे वो बहुत ही लिमिटेड कर दिए। अब वहाँ पर वो अपने एनिमल्स भी ग्रेजिंग नहीं करा सकते थे उनकी, और उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता था। तो जब ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो विदाउट पे वो कभी कभी अपने एनिमल्स की ग्रेजिंग भी करा दिया करते थे। तो जो जिस तरीके से परेशान था उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को अपने उसी तरीके से लिया, नॉन कॉपरेशन आंदोलन को वो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग लिया। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। सिंध जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स जो थे वो खिलाफत कॉल पे वो बहुत खुश हुए। आगे हम देखते हैं, इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स sought to remove corrupt mahants supported by the British from their gurudwaras। अकाली पंजाब में अकाली जो सिखों में अकाली जो थे, अच्छा अकाली असहयोग जो चलाया गया, अकाली आंदोलन जो चलाया गया, उसमें क्या था, जो महंत थे जो कि ज़बरदस्ती उनके गुरुद्वारे में आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स के सहयोग से उन्हें हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। समटाइम्स पीपल्स थॉट, जो जिससे परेशान था, जैसे जो ब्रिटिशर्स से परेशान है वो उनसे। अब यहाँ पे अकाली जो सिखों में अकाली थे उन्होंने आंदोलन जो चलाया, उन्होंने किस लिए चलाया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के सहयोग से जो महंत उनके गुरुद्वारे में बैठे हुए थे उन्हें हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। तो ये एक ऐसा समय था जिस समय हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उन्होंने शुरू कर दिया मूवमेंट। समटाइम्स ये हमने देख लिया कि डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से ये आंदोलन जो है वो उसने कैसा रूप लिया। अब गांधी जी के बारे में लोग क्या समझते थे वो हम देखते हैं। समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा as someone who could help them overcome their misery and poverty। गांधी जी को लोग एक मसीहा की तरह देखते थे। उनको लगता था कि उनके जो दुख हैं, उनकी गरीबी हैं, वो दूर करने के लिए ये आए हैं। उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गांधी जी के द्वारा सॉल्व हो जाएंगी, गांधी जी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो गांधी जी क्या थे, लोगों के लिए एक तरह से गॉड की तरह थे, मसीहा थे, भगवान की तरह थे। और कई जगह पे लोगों ने भगवान की जगह पे उनको भी रखा। जैसे कि कुछ पोस्टर्स उस टाइम के थे जहाँ पर गांधी जी को श्री कृष्ण का, वहाँ पर गांधी जी को लोगों ने अर्जुन की जगह पे, जो गीता का हम अगर पोस्टर देखते हैं तो उसमें अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे होते हैं, तो उसमें कृष्ण के साथ वहाँ पर अर्जुन की जगह पे गांधी जी को लोगों ने बैठाया। गांधी जी को लोग अपने मसीहा की तरह मानते थे कि जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को समाप्त करने आए हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ 1930 में उन्होंने अनाउंस किया, सॉल्ट लॉ तोड़ने का, नमक कानून तोड़ने का फैसला उन्होंने किया, उसका अनाउंसमेंट किया 1930 में। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार था, उसके प्रोडक्शन और उसकी सेल दोनों पर गवर्नमेंट का अधिकार था, और गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी और कुछ नेशनलिस्ट का मानना था कि सॉल्ट पर टैक्स लगाना सिंफुल है, पाप है, क्योंकि ये हमारे डेली फूड का एसेंशियल आइटम है, हमारे डेली फूड का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, इस पर टैक्स लगाना गलत है। इसीलिए गांधी जी और उनके कुछ फॉलोअर्स जो थे वो 240 माइल्स की यात्रा साबरमती से दांडी तक उन्होंने ये पैदल यात्रा की, और वहाँ जाकर दांडी के तट पर वहाँ जाकर उन्होंने बिखरा हुआ नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। आइए देखते हैं आंसर।
In 1930, Gandhiji announced that he would break the salt law because, according to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. Gandhiji and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. वहाँ से उन्होंने बिखरा हुआ नमक उठाया और इस तरह से उन्होंने नमक कानून जो है वो तोड़ा। तो नमक कानून तोड़ने का फैसला उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि ये हमारे फूड का एसेंशियल आइटम है, इस पर टैक्स लगाना गलत है, इसलिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, डिस्कस दोज डेवलपमेंट्स ऑफ द 1937 टू 1947 पीरियड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। डिस्कस करना है उन डेवलपमेंट्स का, उन कंडीशन, उन सिचुएशंस का जो कि 1937 टू 1947 हुई, जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है नया नेशन पाकिस्तान का जन्म हुआ, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुआ। चलिए आइए देखते हैं। 1937 एंड 1947 की हमें बात करनी है, लेकिन इसकी शुरुआत हम देखते हैं 1930s में। हम देखते हैं कि उस टाइम में मुस्लिम लीग जो है उन्हें लगने लगा था कि मुस्लिम एंड हिंदू जो हैं वो अलग अलग नेशन हैं। उनकी ये मांग आगे कैसे बढ़ती है वो हम समझते हैं 1937। वहाँ पे उनके मन में पहले से चीज़ें थी। 1937 में क्या होता है, प्रोविंसेस इलेक्शन होते हैं, जिसमें कि इनकी डिमांड थी कि कांग्रेस उनके साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और इससे वो नाराज़ हुए और उन्होंने 1940 में जो कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट था उसमें उन्होंने एक रिजोल्यूशन में उन्होंने डिमांड की, उसे इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिमांड की। उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम्स के लिए ये स्टेट जो है वो स्वतंत्र राज्य के रूप में उन्हें दे दिए जाए। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र नहीं राज्य की बात यहाँ पे हो रही है, स्टेट की बात हो रही है। उन्होंने तब तक उन्होंने डिफरेंट नेशन की बात नहीं की थी, तब तक उन्होंने डिफरेंट स्टेट की बात की थी, अलग राष्ट्र की बात उन्होंने तब तक नहीं की थी, पाकिस्तान की बात तब तक नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये एरिया मांगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 1946 में दोबारा से प्रोविंसेस इलेक्शन होते हैं, जिसमें कि इनकी रिजर्व सीट थी, जहां पर इन्हें काफ़ी कामयाबी मिली। और कांग्रेस को तो कामयाबी मिली, बट इनको जो इनकी कामयाबी जो थी उससे इन्हें और ज़्यादा लगने लगा कि इनकी जो डिमांड है अलग नेशन की वो आगे होनी चाहिए। उनकी ये डिमांड थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने एक कैबिनेट जो थी वो कैबिनेट इनके लिए बिठाई, जो कि इन दोनों को समझाया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को उन्होंने समझाया कि कुछ ढील के साथ जो मुस्लिम्स हैं वो आगे शासन कर सकें, वो अपने स्टेट्स जो हैं वो वहाँ रह सकें। और इन्हें भी समझाया, मुस्लिम लीग को भी समझाया कि आप थोड़ा समझदारी के साथ रहिए। दोनों को उन्होंने समझाया, बट फेल्योर था ये कैबिनेट का, जिसकी वजह से इन्हें जो मुस्लिम लीग थे इन्हें, और उस फेल्योर के बाद इन्हें और ज़्यादा लगने लगा कि उनकी जो डिमांड है उसे इन्होंने और ज़्यादा, वो डिमांड जो थी और तेज हो गई, उनकी डिमांड अलग नेशन पाकिस्तान की, वहाँ से डिमांड उनकी जो थी वो और तेज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने के लिए लोगों को बुलाया कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाएंगे। और उसी दिन क्या हुआ कि कलकत्ता में दंगे जो थे, जो इन्होंने शुरू किए थे, वो कलकत्ता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो कि 16 अगस्त 1946 में स्टार्ट हुए थे। ये दंगे काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत जाने गई। और 1947 में हम देखते हैं, मार्च 1947 में ये जो वायलेंस थे ये नदर्न इंडिया के काफ़ी इलाकों में ये बढ़ गए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से रातों रात लोगों की लाइफ जो थी वो चेंज हो गई। लोग एक जगह छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के, अपने घर छोड़ के उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ा, और एक नई अनजान जगह पे, और और उसमें वायलेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं नए नेशन पाकिस्तान का यहाँ से जन्म होता है। आइए समझते हैं। द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिज़ायर टू फॉर्म अ ज्वाइंट कांग्रेस लीग। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया लीग की जो डिमांड थी ज्वाइंट सरकार
बनाने की। कांग्रेस इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 also annoyed the league. Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent state. 1940 में मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी, रिजोल्यूशन जो था उसमें डिमांड की थी उन्होंने मुस्लिम के लिए नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज जो कंट्री का इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। इन 1946 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज द लीग success in the seats reserved for Muslims was spectacular. It persisted with its demand for Pakistan. यहाँ से इनकी डिमांड जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। After the failure of the cabinet जो इन्हें समझाने आया था उसके फेल्योर के बाद कैबिनेट मिशन, the Muslim League decided on mass agitation for winning its पाकिस्तान की जो इनकी डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ गई और उसके लिए उन्होंने एजिटेशन जो था, विद्रोह जो था वो कर दिया। It announced 16 August 1946 as Direct Action Day. उस समय उन्होंने आह्वान किया, लोगों को बुलाया, इसे 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने के लिए लोगों को उन्होंने बुलाया। On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days. इसी टाइम में कलकत्ता में भी क्या हुआ कि दंगे जो थे वो बढ़ गए, भड़क उठे। बाई मार्च 1947 वॉयलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वॉयलेंस जो था वो काफ़ी बढ़ गया। रिजल्टेंट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि नए नेशन पाकिस्तान का जन्म हुआ। रिजल्टेंट दैट इंडिया चेंज्ड, रिजल्ट इसका क्या हुआ कि इंडिया चेंज हो गया, बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो चेंज हो गए और नए नेशन पाकिस्तान का जन्म हुआ। रिजल्टेंट दैट इंडिया चेंज्ड, मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज and a new country Pakistan was born. रिजल्ट इसका क्या हुआ, ये जो दंगे हुए उनकी जो डिमांड थी उसका रिजल्ट ये हुआ कि आगे कि जो कंट्री थी वो चेंज हुई, बहुत सारी सिटीज़ चेंज हुई और नए नेशन पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो हमने देखा 1937 टू 1947 की क्या कंडीशन थी जिनकी वजह से नए नेशन पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।